हो सकता है कि परसेप्शन ये हो कि फवाद खान एक एक्टर हैं, ठीक है, तो उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि फवाद खान एक रॉक स्टार भी है। फवाद खान उस दिन उसने गिटार की ट्यूनिंग के ऊपर एक सवाल उठाया वहाँ सेट पर। ये बात किसी को नहीं पता, मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ। और उसका आर्ग्यूमेंट ठीक निकला, यानी उसके कान इतने बारीक हैं और बेसिकली वो म्यूज़िक का आदमी है। ईपी बैंड था उसका और वो वहाँ से आया है। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा रॉक बैंड लेकर आए थे वो। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ इस बात की ज़मानत देता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तान आइडल में ऐसा एक भी केस नहीं रिपोर्ट हुआ। क्या बात, ठीक है, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। अभी पाकिस्तान आइडल में एक बच्ची है हिरा कैसर, वो गा रही है। वो जब आई थी ऑडिशन देने तो मैंने उसको सुना तो मैं हैरान रह गया, सरप्राइज़ हो गया मैं कि यार, मैंने पूछा तुम्हारी ट्रेनिंग तरबियत, उसने कहा कुछ नहीं। तो ब्लेस्ड है अल्लाह की तरफ से। उन्होंने जब शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया कि भाई साहब आ जाइए, म्यूज़िक करने लगे। तो मैंने कहा हाजिर, में तो तड़प थी कि म्यूज़िक के लिए पाकिस्तान में कोई बड़ा काम हो। गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, ओए गुड्डी मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे फ़नकारों ने, बहुत सारे गुलकारों ने और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो शरीक होते रहते हैं। लेकिन आज हमारे पॉडकास्ट में एक स्पेशल शख्सियत ने एंट्री की है और ये जो शख्सियत है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हवाले से अगर आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गायक हैं। इन्होंने अपना एक मुनफरिद स्टाइल रखा और कराची में, बेसिकली इनका जो घर है वो कराची में है और वहीं ये रहते हैं और आजकल लाहौर विज़िट पे हैं। तो मैंने इन्हें कहा जी आप स्पेशली हमारे पॉडकास्ट में शरीक हों, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ आपसे जवाबात लेंगे और कुछ स्पेशली ये फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के लिए भी काम करते हैं, जिसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा फ़नकारों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, महबूब हैं उनके फ़नकार बरादरी के भी। आज डीपी पॉडकास्ट में हमारे साथ शरीक हैं जी, बहुत ही नामवर गुलकार हैं और समाजी शख्सियत भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो आज जो बैठे हैं हमारे सामने वो हैं जी तनवीर अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर, क्या? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले आप खुद ही बताइएगा कि आपने सीखने का अमल कहाँ से शुरू किया और कौन आपके उस्ताद थे, और जब आप गायकी में आए तो फिर आपकी मंजिल क्या थी, ज़रा ये आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। जैसे सहाफ़त में फील्ड रिपोर्टिंग से सफ़र शुरू होता है ना, इसी तरह से मेरा जो शोबिज़ का सफ़र है वो सिंगिंग से पहले, मतलब जैसे ही मैंने होश संभाला तो मैं रेडियो आर्टिस्ट बन गया। चौथी क्लास में था मैं, माशाअल्लाह। रेडियो हैदराबाद से मैंने काम शुरू कर दिया एज ए चाइल्ड स्टार। फिर मंजिल का तायुन नहीं हो रहा था कि मुझे करना क्या, तो फिर कुछ मामलात होते होते अचानक पता चला कि मुझे एहसास हुआ, मेरी बहन ने मुझे कहा तुम गाते हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम ट्यून्स भी बनाते रहते हो बैठ के खुद ही, तो मैं इसका मतलब तुम्हारे अंदर मौसीकी है तो तुम म्यूज़िक की तरफ जाओ। तो म्यूज़िक सीखने की जो एक जुस्तजू थी वो पैदा हुई, लेकिन अब उसके अंदर वो आफरीदियत जो है हमारी कबायली वो आड़े आ रही थी। तो अब्बा ने कहा कि यार ये काम प्रोफेशनली करना ठीक नहीं है, वैसे शौक की हद तक ठीक है। मैंने कहा नहीं जी, करना भी प्रोफेशनली है। तो बहरहाल मैं लग गया, अब्बा को मना लिया किसी तरीके से। वो बेसिकली वो भी जहनी तौर पे फ़नकार थे, शायर थे। तो एक स्टेज पर वो फिर मेरे सपोर्टर बन गए और हमने फिर एक उस्ताद वहाँ थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जुल्फ़िकार भाई, उनसे मैंने इनिशियली लय गिनना, तीन ताल, झपताल, एक ताल, रूपक, कहरवा, दादरा, ये सब मैंने उनसे खाली भरी सीखना शुरू की। फिर मैंने उसके बाद हारमोनियम सीखना शुरू किया और इनिशियली उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो मैंने वो उस लय गिननी शुरू की, तबले को समझना शुरू किया, फिर हारमोनियम सीखना शुरू किया। उसके बाद मैं अगले मरहले पे चला गया प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ। तो वहाँ मुझे एक मसूद खान साहब, एक गज़ल गाने वाले थे, वो मुझे मिले। उनके पास थ्योरेटिकली नॉलेज बहुत अच्छी थी, उनसे इस्तिफ़ादा किया। अच्छा तनवीर भाई, ये जो सबसे पहला आपने गाना जो भी आपने तैयार किया था, जो आपने निसार बज़मी साहब को सुनाया,
जी, वो अगर आप गुनगुनाएं यहाँ पर तो बड़ा अच्छा लगेगा। मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे, सागर सिद्दीकी साहब। मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे, मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे, ज़रा पी लें, ज़रा पी लें, ज़रा पी लें, सितारों तक चलेंगे, मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे। अच्छा ये मुझे बताइएगा तनवीर भाई, एक अच्छा गायक जो होता है वो उसको लाजमी ये क्लासिकल मौसीकी जो है वो सीखनी पड़ती है या उसके अलावा भी अच्छे सिंगर हैं? ये ब्लेसिंग्स भी होती हैं, बाज़ दफ़ा लोगों को कुछ भी नहीं पता होता और वो गले से बहुत रूदार होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं, कुछ भी गा लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। अभी पाकिस्तान आइडल में एक बच्ची है हिरा कैसर, वो गा रही है। वो जब आई थी ऑडिशन देने तो मैंने उसको सुना तो मैं हैरान रह गया, सरप्राइज़ हो गया मैं कि यार, मैंने पूछा तुम्हारी ट्रेनिंग तरबियत, उसने कहा कुछ नहीं। तो ब्लेस्ड है अल्लाह की तरफ से। अच्छा अभी आपने बात तो शुरू कर दी पाकिस्तान आइडल की, तो मैं ये भी बता दूं अपने जो नाजरीन है उनको कि ये जो पाकिस्तान आइडल है इसके डायरेक्टर टैलेंट हैं। जितने भी आप वहाँ पे नौजवान, जितने भी बच्चे बच्चियाँ आप देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छा गा रही हैं, ये इनकी खोज है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे बताइएगा कि जब इस शो का आइडिया आपसे डिस्कस हुआ तो आपको पता था कि जजेस जो हैं वो भी बहुत नामवर लोग सामने बैठे हैं, ठीक है, और फिर आपने उनको वो टैलेंट देना था जो टैलेंट बहुत यूनिक था ताकि उनको भी पता चले जो डायरेक्टर टैलेंट है वो भी बड़ा टैलेंटेड है। तो इस हवाले से आपने क्या तैयारी की? एक्चुअली जजेस से पहले हम उस प्रोजेक्ट पे आए थे और जो उसके प्रोजेक्ट हेड हैं जो बदर इकराम साहब, वो हमारे दोस्त भी हैं बड़े अच्छे और मीडिया की एक बड़ी आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं। तो उन्होंने जो पहली टीम बनाई, सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि ये एक चैनल के लिए उससे पहले डिस्कस हो रहा था, तो कॉपीराइट के हवाले से मेरे इदारे को उसमें शामिल होना था। तो मुझसे उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अपने तौर पर ये प्रोजेक्ट ले लिया, फ्रेंचाइज उनको मिली। तो उन्होंने जब शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया कि भाई साहब आ जाइए, म्यूज़िक करने लगे। तो मैंने कहा हाजिर, मेरी तो तड़प थी कि म्यूज़िक के लिए पाकिस्तान में कोई बड़ा काम हो। तो ये बदर इकराम साहब का बेसिकली सारी मेहनत उस आदमी की है। फिर उसने मुझे लिया, फिर ऑन बोर्ड लिया उसने नदीम जे को। नदीम जे डायरेक्टर है पूरे शो का। तो टैलेंट और ऑडिशंस का जो शोबा है वो उन्होंने मुझे दे दिया। अब तक जितने बच्चे भी सामने आए हैं वो सब के सब टैलेंटेड है। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ इस बात की ज़मानत देता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तान आइडल में ऐसा एक भी केस नहीं रिपोर्ट हुआ। क्या बात, ठीक है, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर बदर इकराम हैं जो किसी सूरत में भी मेरिट के बगैर काम नहीं होने दे सकते, ठीक है। ये जो जजेस हैं आपके हवाले से या आपकी टीम क्या समझती है इस हवाले से जो बातें सोशल मीडिया पे आती हैं? देखें, बड़ी मैं दयानतदारी से ये बात करूँगा कि हो सकता है कि परसेप्शन ये हो कि फवाद खान एक एक्टर हैं, ठीक है, तो उनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि फवाद खान एक रॉक स्टार भी है। फवाद खान उस दिन उसने गिटार की ट्यूनिंग के ऊपर एक सवाल उठाया वहाँ सेट पर। ये बात किसी को नहीं पता, मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ। और उसका आर्ग्यूमेंट ठीक निकला, यानी उसके कान इतने बारीक हैं और बेसिकली वो म्यूज़िक का आदमी है। ईपी बैंड था उसका और वो वहाँ से आया है। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा रॉक बैंड लेकर आए थे वो,
और उन्होंने शुरू किया। म्यूज़िकल नॉलेज उसकी सुर और लय के मामले में बेहतरीन है। अच्छा चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। आज पहली बार मैं समझता हूँ किसी पॉडकास्ट में पाकिस्तान आइडल के हवाले से इतनी ज़्यादा बातें और इतनी चीज़ें सामने आई हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि आप को कब महसूस हुआ कि अब आप एक अच्छे और मयारी सिंगर बन चुके हैं? भाई अल्लाह को जान दी नहीं, आज तक ये यकीन नहीं हुआ कि मैं अच्छा सिंगर हूँ। मुझे ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सिंगिंग को जानता हूँ, मैंने ये काम सीखा है, मुझे पता है ये कितना मुश्किल काम है। जिनको नहीं पता वो समझते हैं कि वो बड़े खान साहब हैं। मुझे पता है कि गाना जब हम मेहदी हसन साहब को सुनते हैं तो ज़ीरो पे खड़े हो जाते हैं आके। खुदा की कसम, तो फैल नियाज़ी साहब को सुनते हैं तो हमें टके का भी नहीं लगता अपना आप। अच्छा ये बताइएगा कि आपके माशाल्लाह बहुत सारे गीत हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी चलते रहे। माजी में तो आपने बहुत अच्छा गाया, फिल्म के लिए भी आपने गाया? जी, मैंने एक फ़िल्म की थी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, प्लस उसमें एक गाना भी गाया था मैंने। नो पैसा नो प्रॉब्लम सज्जाद गुल साहब की फिल्म थी। जी बिल्कुल थी। और क्योंकि वो एक फिल्म जब नाकाम हो जाती है तो उसकी सारी टीम भी नाकाम हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें 3 म्यूज़िक डायरेक्टर थे, अहमद साहब, वक़ार अली और मैं। हम सबके हिस्से में 2-2, 3-3 सॉन्ग्स थे, और वो पाकिस्तान में शायद पहली फिल्म थी जिसमें 3 म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो बहुत बड़े स्केल पे बनी थी ये फिल्म। जी, ठीक है। इसमें वो सिंगर जो थे वो हीरो थे मेरे, फ़ख्र आलम और हुमायूं सईद। जी जी आई गेस हुमायूं की भी पहली फिल्म थी वो, बिल्कुल ऐसा। फ़ख्र आलम की भी पहली फिल्म थी, और फैसल बुखारी उसके डायरेक्टर थे, और उस गाने बहुत अच्छे थे उसके, सभी ने अच्छे गाने बनाए आप अपने वाला गाना सुनाएं उस फिल्म में जो आपका गाना था, जो आपने तैयार किया या आपने गाया। जी, क्योंकि उस ज़माने में मैं शरारती गाने, गुड्डी, बसंत, ये वो चल रहे थे मेरे, तो उसमें एक गाना था जो बड़ा ही पूर्वी अंग का एक गाना था। चूना लगाई के, कत्था लगाई के, लौंगा इलायची का बीड़ा बनाई के, बतियन से अपनी वो जादू जगाई के, ले गई रे दिल नैना लड़ाई के। हाँ, ये गाना था। क्या बात। ये बताइएगा कि आपने ना बसंत के हवाले से भी बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए हुए हैं। जी। अब एक बार फिर आप पंजाब में मौजूद हैं और यहाँ पर बसंत की इजाज़त भी मिल चुकी है हुकूमत की तरफ से। बसंत का वो गुड्डी जो आपने एक गाना बनाया था वो तो ज़रा हमें सुनाएं आप, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर बसंत बनाने वाले हो सकता है इसी गाने को चलाएं। बड़ा मज़े का गाना था वो, बहुत बड़ा खूबसूरत दौर था। वो गाना कुछ इस तरह से था। गुड्डी नू मैं लाण गया ते वेख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, वेख के दुनिया सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, वेख के दुनिया सड़ गई। गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, ओए गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई। गुड्डी नू मैं लाण गया ते वेख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, वेख के दुनिया सड़ गई, अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई। क्या बात है, क्या बात है। That was 98। अच्छा 98, वाह वाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो म्यूज़िक है पाकिस्तान में 1948 में पहली फिल्म बनी, उसके बाद से लेके अब तक हज़ारों फिल्में बनी, उन फिल्मों का म्यूज़िक, उनकी रॉयल्टी किस तरह मैनेज करते हैं आप, और किस तरह आप ये फाइनल करते हैं कि ये रॉयल्टी इस बंदे की इतना गाना चला और इतना पैसा इससे आया और ये पैसा इसको देना है, और ये प्रोसीजर कैसे आपने फाइनल किया, इस पे ज़रा ब्रीफ कीजिएगा शॉर्ट सा। देखिए ये 1962 का जो कॉपीराइट एक्ट है जो इस वक्त राइज है उसके मुताबिक ये रॉयल्टियाँ तकसीम की जाती हैं, और EMI शुरू से जब से मेरे ख्याल मिड 60s में या अर्ली 60s में EMI बनी थी, उसके बाद ये हमारे ग्रुप ने ये कंपनी ले ली सिर्फ पाकिस्तानी मौसीकी को बचाने के लिए। एक बड़ी ख़तीर इन्वेस्टमेंट की रियाज ब्रदर्स ने, और उन्होंने इस पाकिस्तानी रेपोटायर को सेव किया। वो सारी टेपें जो हैं उनको जमा किया। अच्छा, इसका जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम है। ज़ीशान चौधरी साहब जो हैं वो इसके चीफ ऑपरेटर हैं, ऑपरेशन हेड हैं पूरे EMI के, और बड़ा ही वो भी जुनूनी आदमी हैं।
ये जो मैं आपके सामने हीरो बन के बैठा हूँ और मैं चेक्स बांटने आता हूँ, मेरा सिर्फ फेस है। पीछे जो स्ट्रगल है और जो दुश्मनियाँ हैं वो सारी ज़ीशान चौधरी लेता है, और वो ये फंड्स जनरेट करता है फनकारों के लिए। हर एक पे नज़र होती है उसकी कि कहीं कोई गाना यूटिलाइज हुआ है, उसको पकड़ लेता है और फिर उसके ऊपर पूरी एक कार्रवाई होती है। और वो अब लोगों को एहसास हो गया कि नहीं, अब हमें गाना लेना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर कॉपीराइट्स लाइसेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उस लाइसेंस से या स्ट्रीमिंग से सोशल मीडिया के जो भी पैसे जनरेट होते हैं, उनमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का शेयर होता है, शायर का, मौसीकार का और गुलूकार का, वो पूरी ईमानदारी से उनको तकसीम किया जाता है। और फिर जो नंबर सामने आते हैं वो नंबर जो हैं वो उनके चेक्स बनते हैं, और साल में 4-5 मरतबा ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं उन लोगों को पहुंचाऊं। अच्छा, अब ज़रा वक्त की कमी है, मैं चाह रहा हूँ एक दो छोटे छोटे सवाल हैं वो आपसे कर लिए जाएं। ये बताइएगा, जब आप पाकिस्तान आइडल में जो सॉन्ग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी गाने आप ले रहे हैं, उनको रॉयल्टी के वाले से किस तरह मैनेज करें, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे भी चलेगा, तो अब तो आपको पता है चलाने के लिए आपको पूरी इजाज़त चाहिए। तो ये पूरा प्लान जो है, ये सब आपने जितने भी हैं, ये प्री प्लान आपने तैयार करके सबके सब राइट्स ले लिए हुए हैं? जी बिल्कुल, कोई गाना भी बगैर लाइसेंसिंग के नहीं चल रहा। अच्छा। यानी EMI पाकिस्तान के जितने सॉन्ग्स हैं वो भी एक मुआहदे के तहत चल रहे हैं। फिर उसके हिसाब से जो तकसीम होगी पैसों की या मामलात, वो हमारी मैनेजमेंट जो है वो उस सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसका जो शेयर बनता होगा वो देगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जैसे मैडम नूरजहां हैं, ठीक है, जैसे तसव्वुर खानम है, जैसे इससे पहले जो हमारी सिंगर थी जैसे मेहदी हसन साहब हैं, बहुत सारे सिंगर हैं हमारे। अच्छा, ये जो अब कुछ ज़्यादातर तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जा चुके हैं, अब जब इनका कोई गाना या इनकी कोई चीज़ सामने आती है, जैसे शौकत अली साहब भी हैं, तो इनकी रॉयल्टी के वाले से क्या प्लानिंग करते हैं आप? इनकी रॉयल्टी इनके वर्सा को दी जाती है। जो भी इनके सक्सेसर्स हैं उनको हम अप्रोच करते हैं। यानी आप यकीन करें कि लंडी कोतल जब वहाँ पर जाना मुश्किल था, मैं वहाँ रॉयल्टी देने गया हूँ, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास। बिल्कुल, मेरे लिए वो अजनबी इलाका नहीं, क्योंकि मेरा इलाका तकरीबन मेरा अपना इलाका है 20 किलोमीटर आगे पीछे। जमरोद मेरा गांव है, लंडी कोतल। तो वहाँ मुराद शिनवारी एक पश्तो फिल्मों के बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनके साहबजादे को तलाश किया गया, उनको अप्रोच किया, फिर उनको रॉयल्टी दी गई। गुलनार बेगम पश्तो की एक बड़ी मारूफ सिंगर थी और वो बन्नू से बिलोंग करती थी। उनकी फैमिली को ढूंढा मैंने, उनके जो साहिबजादे हैं वो रक्षा चलाते हैं पेशावर में, उनको तलाश किया, वो आए, मेहनत कश लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, तो उनको ढूंढा और उनको जो है उनकी जो भी नज़र थी वो पेश की। इसी तरह से हमारे दीगर जो फ़नकार हैं, हमें लोगों को बाज़ दफ़ा ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम है। मुशीर काज़मी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, मुशीर काज़मी साहब की पूरी फैमिली US में है, उनको तलाश किया, अभी सकलैन भाई को हमें मिले वो, तो उन्होंने बड़ी शफकत की। इस तरीके से और लोग हैं जिनको हम ढूंढते हैं। पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से, और फिल्म इंडस्ट्री जो है ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और इसका म्यूज़िक तो अब सदियों बाद भी कोई गाना ऐसा मुझे लगता है कि आएगा, या सालों बाद कह लें, कोई एक आध गाना ऐसा आता है जो अवाम ज़द-ए-आम होता है, ठीक है, वैसे कोई हालात नहीं है। तो पाकिस्तानी म्यूज़िक और ख़ासकर फिल्म के म्यूज़िक को बहरान से निकालने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा प्लान है तो वो ज़रा शेयर करें। देखिए, बहरान में मुब्तला करने वाले भी हम ही लोग हैं। यानी ये फिल्म जो है, ठेके की फिल्म जब से बनना शुरू हुई, फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। फाइनेंसर आया, उस बेचारे ने पैसे दिए, उसको रुला दिया, उसको बर्बाद कर दिया, फाइनेंसर को भगा दिया। एक फाइनेंसर, एक हिट फिल्म बनती है तो 10 फाइनेंसर डूबते हैं। बिल्कुल ऐसे ये नहीं होता कि एक सरमाए से अगर फिल्म हिट हुई है तो 100 लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं वो सब बेचारे बर्बाद हो जाते हैं।
फिल्म और म्यूज़िक बाद में जब यहाँ से उठकर ये इंडस्ट्री चली गई मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उसके बाद मज़ीद बर्बाद हो गई। यानी इन्होंने तो बर्बाद करने में 60 साल लगाए थे, उन्होंने तो 6 साल में कर दिया वो काम। क्योंकि फिल्म जब तक फिल्म वाला नहीं बनाएगा, फिल्म का फ्रेम अलग है, फिल्म का विजन अलग है, फिल्म सोचना एक अलग चीज़ है। अब 1 मिनट की फिल्म सोचने वाला आदमी या 40 मिनट का ड्रामा बनाने वाला टाइट फ्रेम का आदमी जो है, वो सिनेमा की वुसअत को कैसे समझ सकता है? इसी तरह फिल्म का म्यूज़िक है, वो जो 30 वायलिन और 40 लाइव म्यूजिशियन रियल टाइम रिकॉर्डिंग करते थे, 16 रिदम होते थे, वो इतना बड़ा गाना होता था, यहाँ आके लगता था। ठीक है, मेलोडी बनाने वाला आदमी स्पेशलिस्ट मेलोडी बनाता था, म्यूज़िक बनाने वाले लोग अरेंज करते थे, रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड करता था। अब सारा एक ही आदमी जो कॉकपिट में बैठा हुआ है, वो सबको बेवकूफ़ बना रहा है, वो किसी को घुसने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुद कमज़ोर है। उसको पता है कि यार अगर ये दूसरे आ गए तो मेरे काम में से उसको जो भी आता है ना, वो कंप्यूटर पे बैठ के बनाता है और थोड़े से नखरे करके वही चीज़ बेच देता। ठीक है, अब जब तक देखिए, अब कोई गाना पिछले इतने अरसे से, ये बहुत अहम बात मैं कर रहा हूँ कि गाना क्यों हिट नहीं हो रहा, कोई अस्थाई क्यों नहीं गुनगुनाई जा रही? इसलिए कि अस्थाई लिखने वाला मार दिया आपने। वो जो आपको ख्वाजा परवेज़ लिख के देता था ना अस्थाई, ठीक है ना, वो अस्थाई अब आप लिखवा नहीं रहे। अब आप इश्तहार का जिंगल लिखने वाले आदमी से फिल्म का गाना लिखवा रहे हैं, वो नगमा निगार नहीं है। ठीक है, फिल्म का आदमी सिचुएशन के हिसाब से 4 लोग बैठकर एक गाना तख्लीक करते थे, फिर वो गाना बनता था। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। ठीक है, तो अब वो अस्थाई लिखने वाले नहीं है तो अस्थाई हिट नहीं हो रही। ठीक है, मेलोडी बनाने वाला नहीं है तो मेलोडी आपकी जुबान पर नहीं चढ़ रही। आपका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी और प्रोफेशनल लोगों का ना आना इस फील्ड में, या इससे दूर चले जाना, गैर मुतल्लिका लोगों का डोमिनेटिंग होना, गैर मुतल्लिका लोगों का आकर इस पे काम करना और उसको समझ होती नहीं है, तो वो म्यूज़िक का खाना ख़राब हो गया। तनवीर भाई, बहुत अच्छी बातें हुई, बड़ी बातें अभी ऐसी भी हैं, मेरे सवालात तो बहुत ख़जाना था, लेकिन टाइम की किल्लत है। फिर कभी इंशाल्लाह बैठेंगे तो आपसे मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे। जी तो नाज़रीन, अभी आपने देखा हमारे साथ तनवीर अफरीदी थे, जो कि बहुत ही मायानाज सिंगर भी हैं और म्यूज़िक को भी बहुत अच्छे तरह समझते हैं इनको आप। और इस बार जो पाकिस्तान आइडल है उसमें भी इनका एक कलीदी किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।